नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला यहाँ पे, ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड। कह रहे हैं उस लॉन्ग मेंबर का नाम बताइए, ठीक है, जिसपे हमारा कौन सा लोड सब्जेक्टेड हो रहा है, एक्सियल कंप्रेशन लोड। ऐसे यहाँ देखेंगे लॉन्ग वर्टिकल वर्टिकल मेंबर बोला है तो वर्टिकल मेंबर मैंने बना दिया। ठीक, और इसके बाद बोल रहा है कि इस पे कौन सा लोड एक्ट कर रहा है। ठीक, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक, कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है तो बताना है इस मेंबर को हम क्या कहेंगे। ठीक, तो ये मेंबर हमारा क्या कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में हमारा एक ही मेंबर बन सकता है निम्न ऑप्शन में से, वो क्या, कॉलम। क्यों कॉलम बनेगा? कॉलम हमारा क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है जिसपे हमेशा कंप्रेसिव लोड आता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम बात करेंगे ट्रस की, तो आपने देखा होगा यहाँ पे जब स्ट्रेस में यानी कैची जब पढ़ा होगा तो यहाँ पे ये हो गया, ये मेरे क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर हो गए। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, टाई बीम हमेशा टेंशन मेंबर रहता है। ठीक है, ये मेरी क्या है, जो इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड मेंबर है ना, ये इंक्लाइंड मेंबर ये वाली। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, ट्रस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेस। ये हमेशा कंप्रेसिव मेंबर होता है, याद रखेंगे, स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे एक वर्टिकल मेंबर और होता है जिसे हम पोस्ट कहते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में पोस्ट कहीं दिया नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए ही सुटेबल है यहाँ पे, कि वह मेंबर कॉलम है, कॉलम पे जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, एक कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज। स्प्लाइस के मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, स्प्लाइस, कॉलम स्प्लाइस हम क्यों यूज करते हैं, क्या इंक्रीज करने के लिए। तो हम कितनी बार अपने सेशन में बता दिए कि कॉलम स्प्लाइस का मतलब यही होता है कि जब आपको लेंथ को बढ़ानी होगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्प्लाइस का यूज कर देंगे। सपोज करिए हमारा ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, जिसकी क्या है, लेंथ को इंक्रीज करना तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे फिलर प्लेट लगा देंगे। फिलर प्लेट लगाने के बाद यहाँ क्या कर देंगे, स्प्लाइसिंग कर देंगे। और स्प्लाइसिंग करने के बाद क्या होगा, ये कॉलम क्या इकाई की तरह व्यवहार करने लगेंगे, मोनोलिथिक व्यवहार करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या काम करता है, कॉलम स्प्लाइस लंबाई को इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी इज करेक्ट आंसर, द लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, द लेंथ ऑफ कॉलम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कॉलम स्प्लाइस का मतलब है कि कॉलम की लंबाई को बढ़ाना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला यहाँ पे, ए स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्ट टू ए कंप्रेसिव फोर्स एंड डायरेक्शन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। कह रहा है उसे आप स्ट्रक्चर का नाम बताना है जिसपे हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, और हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके पैरेलल। तो फ्रेंड, ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का मतलब हो गया। ठीक, उसकी लंबाई की बात करें, लंबाई के डायरेक्शन में जो एक्सिस होगा, मैं सपोज करिए क्या हो गया, एक मेंबर हो गया। ठीक है, उसका ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, इसी के पैरेलल का मतलब क्या है, ठीक, चाहे इधर कहीं भी क्या, कौन सा फोर्स लगेगा, इसी के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल ही हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो बोला है यहाँ पे उस मेंबर को हम क्या कहेंगे। तो अभी बताएं कि जब एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो वहाँ पे कॉलम हो सकता है। पोस्ट भी बताएं कि पोस्ट क्या है, हमारा ट्रस में यूज होता है। इस टेंशन, ये तीनों हमारे कैसे मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, जिसपे हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, फोर्स लगता है। पोस्ट में देखेंगे जब ट्रस पढ़ेंगे, यहाँ पे ये हो गया मेरा प्रिंसिपल राफ्टर। क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर, ये मेरी क्या हो गई, ये हुई ट्रस, क्या हो गई, स्ट्रेस हो गई। ठीक, इंक्लाइन मेंबर, ये भी कंप्रेशन मेंबर है। यहाँ पे कोई पोस्ट, ये देखिए पोस्ट भी क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है, यहाँ पे भी कौन सा फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है इस पोस्ट पे। ठीक, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के कारण हमारा कॉलम भी एक कंप्रेशन मेंबर है, पोस्ट भी एक कंप्रेशन मेंबर, एक्सटेंशन भी क्या है, एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इनमें से कोई एक होगा, उपरोक्त इनमें से कोई एक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए इसको बताएंगे यहाँ पे सेफ फैक्टर क्या होता है। सेफ फैक्टर की बात अगर करेंगे तो सेफ फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, प्लास्टिक मोमेंट। ठीक, क्या, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाई, ठीक, यील्ड मोमेंट, इन दोनों के रेशियो को हम क्या करते हैं, सेफ फैक्टर करते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाई यील्ड सेक्शन मॉडुलस। ठीक, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं,
शेप फैक्टर कहते हैं। और शेप फैक्टर क्या बताते हैं हमें? शेप फैक्टर बताता है क्या? स्ट्रेंथ को बताता है। क्या बताता है? स्ट्रेंथ को बताता है। तो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल के लिए क्या अलग अलग शेप फैक्टर होंगे? अलग अलग मटेरियल के अलग अलग क्या होंगे? शेप फैक्टर होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे डायमंड की, किसकी? डायमंड की। तो डायमंड की शेप फैक्टर कितना होता है? 2 लिया जाता है। अगर हम बात करेंगे रिक्टेंगल की, तो रिक्टेंगल के केस में हमारा जो शेप फैक्टर लिया जाता है 1.5। ठीक। अगर बात करेंगे हमें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के लिए जो शेप फैक्टर लिया जाता है वो 2.3 लिया जाता है। अगर बात करें सर्कुलर के लिए, तो सर्कुलर के जो शेप फैक्टर लिया जाता है कितना? 1.7 लिया जाता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे आई सेक्शन की, तो आई सेक्शन का जो शेप फैक्टर लिया जाता है 1.14। ठीक। अगर टी सेक्शन हो तो टी सेक्शन का कितना लिया जाएगा? 1.9। तो ये सारा डाटा आप रखेंगे याद, क्योंकि अलग अलग पेपर में ये किसी का शेप फैक्टर पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हमारा किसके लिए पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के लिए कितना हो जाएगा? 1.5। कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द करेक्ट मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी या फिर प्रिज्मेटिक बीम अंडर प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो आपको ये बताना है कि आप मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी बताना है कि प्रिज्मेटिक बीम में कितना लिया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी जो प्रिज्मेटिक बीम के लिए कितना लिया जाएगा, तो लिया जाएगा कितना? 0.55 FY। ठीक है, 0.55 AFY लिया जाएगा। इस कंडीशन में प्रिज्मेटिक बीम अगर हो हमारा, ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी उसके लिए इतना ली जाएगी। तो इसकी अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, एक्सियल टेंशन की, किसकी? एक्सियल टेंशन की बात करें अगर, एक्सियल टेंशन के केस में, ठीक, हमारा कितना स्ट्रेस लिया जाता है? तो याद रखेंगे 0.6 FI। कितना? 0.6 FI। अगर एक्सियल टेंशन के लिए हो गया। अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस कितना लिया जाएगा? तो याद रखें 0.66 FI। ठीक है, 0.66 FI। ठीक है। अगर हम बात करें बियरिंग स्ट्रेस की, किसकी? बियरिंग स्ट्रेस की, तो बियरिंग स्ट्रेस के लिए कितना हो जाएगा? 0.75 FI हो जाएगा बियरिंग स्ट्रेस के लिए। ठीक। अगर आप मैक्सिमम शेयर की बात करें, किसकी? मैक्सिमम शेयर की बात करेंगे, मैक्सिमम शेयर की बात करें तो मैक्सिमम शेयर के केस में 0.45 FI हो जाता है। 0.45 FI हो जाएगा। अगर एवरेज शेयर की बात करें, एवरेज शेयर की, तो एवरेज शेयर के लिए 0.40 FI हो जाता है। तो आप ये पाँच चार डाटा रखेंगे याद, क्योंकि अलग अलग पेपरों में किसी के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी पूछा किस केस में? प्रिज्मेटिक बीम कंडीशन में, तो होता है 0.55 AFY। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? कह रहा है यहाँ पे कि बताना है आपको, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग लोड आर द कंसीडर डिजाइनर गंट्री गडर। गंट्री गडर की जब आप डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशन में किस लोड को आप कंसीडर करते हैं? तो वहाँ पे हम जो गंट्री गडर की डिजाइन करें तो वहाँ पे गंट्री लोड, ठीक, लेटरल लोड और लॉन्गिट्यूडनल लोड, तीनों लोड को हम कंसीडर करते हैं। बट विंड लोड को हम क्या करेंगे? गंट्री लोड में कंसीडर नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ABC। यानी कि पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी। किस ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? पर द फ्लेंज स्प्लाइस इन प्लेट गर्डर बी प्लेस्ड परफेक्टली नियर अबाउट। आपको बताना है कि फ्लेंज के केस में बताना है कि फ्लेंज स्प्लाइस जो है, ठीक है, कहाँ पे प्लेस किया जाता है प्रेफरली? तो जहाँ पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग होता है ना मोमेंट, जहाँ पे वो कम होगा वहीं पे क्या करेंगे? हम फ्लेंज स्प्लाइस को प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पर मोमेंट हमें कम देखने को मिलता है तो वहीं पे हम क्या करते हैं? फ्लेंज को प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मिनिमम मोमेंट लोकेशन। ठीक, देखेंगे यहाँ पे फ्लेंज हमारा जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। फ्लेंज हमारा जो होता है बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। ठीक, और हमारा जो वेव होता है, वेव वो हमारा शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही बताना है कि हमारा जो फ्लेंज स्प्लाइस है कहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे मोमेंट मिनिमम दिखाई देगा वहाँ पे हम फ्लेंज स्प्लाइस को प्रोवाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पे प्रीफर रिंकाइन इम्प्लर करेक्टिज्म फॉर द बल बल बकलिंग लोड, ठीक, इंटरमीडिएट कॉलम द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड विल बी लीस्ट फॉर कॉलम। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो रैंकाइन फार्मूला जो होता है उसमें जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसका वैल्यू बताना है सबसे कम किसका होगा इन ऑप्शन में से। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रैंकाइन फार्मूले की, तो रैंकाइन फार्मूला क्या हो जाएगा? ठीक, तो हो जाएगा मेरा
रेंखाइन फार्मूला जो हो जाएगा लोड निकालने के लिए हो जाएगा कितना, एफ सी, ठीक, एफ सी, एफ सी, ठीक है, इनटू एरिया, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 + ए लेंडा का स्क्वायर, यही तो होता है रैंकाइन फार्मूला, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम के लिए। तो यहाँ पे बताना ये जो आप एक कांस्टेंट यूज हो रहा है ना ए, ठीक, इस ए का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, वो भी लिस्ट बताना है, निम्न ऑप्शन में से सबसे कम किसका होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ कास्ट आयरन की, किसकी, कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन का जो हमें देखने को मिलेगा ए का वैल्यू, वो कितना देखने को मिलेगा, 1/1600, कितना, 1/1600 देखने को मिलेगा हमें कास्ट आयरन में, ठीक। और उसके बाद हम बात करें रॉट आयरन की, तो रॉट आयरन के कितना देखने को मिलेगा, तो रॉट आयरन को देखने को मिलेगा रॉट आयरन को, ठीक, कितना देखने को मिलेगा, 1/9, ठीक, 9,000, ठीक, 9,000। उसके बाद हम बात करेंगे माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील की कितना देखने को मिलेगा, माइल्ड स्टील का हमें देखने को मिलता है 1/7500, कितना, 1/7500, ठीक। और टिम्बर को देखने को मिलेगा, टिम्बर का देखने को मिलेगा 1/3000, 1/3000, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से सबसे लिस्ट किसका है, सबसे लिस्ट किसका है यहाँ से, तो देखेंगे आपने सबसे लिस्ट ही है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे कम होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा रॉट आयरन का जो है उसका क्या होगा, ए का वैल्यू जो सबसे कम होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे ए का वैल्यू जो पूछा है रैंकाइन फार्मूले में, जो ये कांस्टेंट यूज होता है, इसका एक सबसे कम वैल्यू किसका होगा निम्न ऑप्शन में से, तो मेरा होगा रॉट आयरन का, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, in the design of steel girder which of the following element is used to increase the buckling resistance to wave। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आपको डिजाइन जब कर रहे हैं स्टील गर्डर की, तो आपको जो बकलिंग दिखाई देता है ना, बकलिंग होता है हमारा, उसका पूछ रहा है क्या लगा दें, क्या कर दें, क्या इंक्रीज कर दें, तो हमारा जो बकलिंग नहीं दिखाई देगा तो वेब स्टिफनर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। देखेंगे यहाँ पे यही तो है यहाँ पे, ठीक, यही तो था यहाँ पे, ये बकल कर जा रहा था बार बार, ठीक। टिश्यू को रोकने के लिए हमने क्या किया, वर्टिकल स्टिफनर लगा दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी इज करेक्ट आंसर। वर्टिकल स्टिफनर तब प्रोवाइड करते हैं जब D/TW का रेशियो जो 85 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसको बताएंगे भी, ज़्यादा फॉलोइंग लोड नॉट बी कंसीडर टू बी एक्टिंग सिमिलेटली, कौन सा लोड जो एक साथ नहीं लगता है, आपको ये बताना कि हमारा जो कौन सा लोड एक साथ नहीं लगता है। तो जो हमारा भूकंपी भार है, वो हवा भार है, यानी कि वायु भार है, वो एक साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, ये याद रखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इससे करेक्ट आंसर, कभी भी भूकंपी भार और विंड लोड जो एक साथ वर्क नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ बताना द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर कितना होता है, मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्टिफनर के केस में, तो वर्टिकल स्टिफनर के केस में जो हमें मैक्सिमम स्पेसिंग दिखाई देगा 1.5D दिखाई देगा। अब मिनिमम की बात करेंगे किसकी, मिनिमम की अगर बात करेंगे तो मिनिमम के लिए कितना दिखाई देगा, 0.33D दिखाई देगा, ठीक है, मिनिमम के लिए। तो आपको मैक्सिमम की पूछा तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे वेव क्रिपलिंग इज बीम जनरली अकर एट द, जो हमारा वेव क्रिपलिंग होता है, वेव क्रिपलिंग का मतलब होता है जब एरिया, ठीक है, ज़्यादा से कम एरिया पाता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वेव जो बकल कर, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा, लेकिन यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, वेव बकल कर जाता है, ठीक, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है। तो आपको बताना है यही बकलिंग जो होता है कहाँ से अकर होता है, कहाँ से जनरेट होता है, तो चाहे लोड के नीचे, अंडर द लोड, चाहे एट सपोर्ट, दो पॉइंट से हमारा क्या वेव क्रिपलिंग देखने को मिलेगा, चाहे एट अंडर द लोड चाहे एट सपोर्ट। तो यहाँ पे निम्न ऑप्शन में दिया है, सपोर्ट तो नहीं दिया है, दिया है लोड के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग, जहाँ से लोड एक्ट कर रहा है वहीं से हमें क्रिपलिंग दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है एम इज द मैक्सिमम मूवमेंट इन द प्लेट गर्डर, पी इज द अलाउबल स्ट्रेस, ठीक है, TW इज द थिकनेस ऑफ द वेब, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट। मीन्स कल वाले वीडियो में हम बताए थे यहाँ पे कि जो हमारा गर्डर का जो डेप्थ लेते हैं टोटल स्पान का L/10 से लेके L/15 के बीच में ले लेते हैं, ठीक है। ये तो होता है कि स्पान का जो 10 से लेके स्पान का 15 के बीच में हम क्या करेंगे, ले लेंगे, वो भी अगर गर्डर का हमें डेप्थ निकालना हो तो। लेकिन कह रहा है कि फार्मूला बताइए, वो अगर गर्डर का डेप्थ निकालना है तो इसके लिए फार्मूला भी होता है, वो क्या होता है, 1.1 √n डिवाइडेड बाई P × TW,
ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, डेप्थ को फाइंड कर लेंगे गंट्री गडर की। ठीक है, गडर की डेप्थ को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक, चाहे उसे फाइंड करिए, चाहे अगर आपको स्पान दिया हुआ है तो स्पान का 1/10 से 1/15 के बीच में, ठीक है, ले लीजिए। जनरली वन हम लेते हैं L/12, ठीक है, L/12 ले लेते हैं। और इसका हम डेप्थ निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, L में 12 से डिवाइड कर निकल जाता है। उससे अगर नहीं निकालना चाहते तो इस फार्मूले से भी क्या करते हैं, डेप्थ को हम फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे द पार्शियल सेफ्टर फैक्टर बताना है। लोड कंबाइन द डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। ठीक है, अर्थक्वेक लोड, स्टील मेंबर। तो यहाँ पे याद रखेंगे, हमारा जब तीनों लोड काम करता है उस कंडीशन में हमारा जो पार्शियल सेफ्टर फैक्टर लिया जाता है वो 1.2 लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, ये कोर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे। बताएंगे इसका, ए प्लेट गर्डर, ए प्लेट यू टू कनेक्टिंग टू ए मोर स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक, इंटरसेक्टिंग इच अदर इज कॉल्ड। कह रहा उस मेंबर का नाम बताइए जहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक मेंबर को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गसेट प्लेट। गसेट प्लेट क्या करता है, एक या एक से अधिक मेंबर को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। उसके बाद इकाई की तरह व्यवहार करने लगता है, लोड को एक जगह पे ट्रांसफर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।